गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। आप लोगों ने संविधान पढ़ लिया है कि संविधान कैसे निर्माण हुआ है ना। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कि कैसे वो निर्माण हुआ और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा। साथ ही संविधान सभा में हुए जो वाद विवाद हैं और भारतीय संविधान की उद्देशिका उसको भी पढ़ा। उसमें जो मूल्य एवं आदर्श दिए हैं उसको भी समझने की कोशिश की है ना। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान में होने वाली सामाजिक बदलाव के अवसर तथा संविधान के विकसित हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि संविधान ने कितना विकास किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना। पहले है शक्ति का विकेंद्रीकरण, है ना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति का विभाजन। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सत्ता का केंद्रीकरण ये है केंद्रीकरण, है ना, और विकेंद्रीकरण ये बांट दिया गया अलग अलग, है ना। तो जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है, क्योंकि सत्ता जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है एक के हाथ में, है ना, और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, है ना। मोहल्ला, गांव, शहर, जनपद, जिला, राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हों। ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था, है ना। जो गांधी जी की स्वराज्य राज्य की कल्पना थी उसमें क्या था? अधिकतर जो अधिकार है वो ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद मुद्दा था कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हों और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय। ये क्या था? विवाद का विषय था, है ना, कि प्रांत मतलब राज्य जो है उनके पास सारी शक्ति हो और जो केंद्र सरकार है ना, हमारे यहाँ क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार है ना, तो केंद्र के पास केवल रक्षा, देश की रक्षा, है ना, और विदेश नीति जैसे विषय। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की जरूरत है ना, सामाजिक बदलाव लाने के लिए। तथा साथ ही यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हों, है ना। प्रांतों के स्तर पर भी कई विषय पर निर्णय लेने के अधिकार हों। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया है ना। प्रांतों का समावेश या फिर संघ माना जाता है ना, संघ शासित प्रदेश कहते हैं। अतः देश में दो स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, संघीय और केंद्र स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर। दोनों स्तर, संघ या केंद्र और प्रांत स्तर पर, राज्य और केंद्र, दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है ना। जो राज्य स्तर पर प्रतिनिधि नहीं बनेंगे वो भी अपना निर्णय लेंगे और केंद्र स्तर पर जो प्रतिनिधि बनेंगे वो भी। तो निर्णय लेने का स्तर अलग अलग बनाया गया है ना। 1992 में 73वें संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन क्या होता है? जो संविधान में नियम बना गया है ना, कुछ एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एक नियम बना है तो उसमें जो बदलाव किया जाता है उसे कहते हैं संविधान संशोधन, है ना। जैसे आपके पढ़ाई के क्षेत्र में किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सभी को शिक्षा का अधिकार है ना। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन,
तो ये 73वें नंबर का संविधान संशोधन था। इसके द्वारा किया गया कि पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, है ना। जो पंचायत है उसके तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। फिर है शक्ति विभाजन। राज्य व शासन के पास जो शक्तियां हैं वे 3 प्रकार की होती हैं, है ना। कानून बनाने की, उसे लागू करने की और उनके अनुसार न्याय करने की, है ना? किंतु ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था या व्यक्ति में केंद्रित हो जाए तो वह निरंकुश शासन हो जाएगा, है ना। एक व्यक्ति के पास जो शासन हो वो निरंकुश हो जाएगा। तो शक्ति विभाजन का अर्थ है कि इन शक्तियों को अलग अलग करना और स्वतंत्र संस्थाओं को सौंपना। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि लोकतांत्रिक क्रांतियां का एक मुख्य उद्देश्य शक्ति विभाजन था। इस प्रकार आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कि जो कानून व नीतियां बनाती है उसको कहते हैं विधायिका। विधि मीन्स कानून, है ना। तो विधायिका जो कानून बनाती है या फिर नियम बनाती है वो क्या है, विधायिका। कार्यपालिका जो इन कानूनों और नीतियों को क्रियान्वित करती है उन्हें कहते हैं कार्यपालिका। और फिर है लास्ट में न्यायपालिका जो उनके अनुसार न्याय करती है ना। जो कानून और नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है उसके अनुसार, इन्हीं कानून और नीतियों के अनुसार न्याय करती है किसी टॉपिक पर, तो वो है न्यायपालिका। तो आज के लिए इतना ही।